देखिए भाई लास्ट क्लास में हम मैग्नेटिक मोमेंटम निकाल चुके थे। मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो हम निकाल चुके थे किसके लिए, डायपोल। तो डायपोल का जो फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक मोमेंटम का वो कितना था, स्मॉल m इंटू 2l आ रहा था। और हम निकाल चुके थे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, अभी हम निकालेंगे। और हमने निकाला था एक और लूप अगर है, करंट कैरिंग लूप अगर है, I अगर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो m की वैल्यू कितनी आ रही थी, IA। और अगर कॉइल आ रहा हो तो m कितना आ गया था, N इंटू आई इंटू ए। ये तीन हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल चुके थे, ठीक है। और आगे करते हैं भाई, है ना। देखिए भाई मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कारण भी हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो कितना आ रहा होगा, ध्यान से समझेंगे भाई, है ना, डेरिवेशन है। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास में कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो भाई कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो मूव कर ही रहा होगा। तो मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी है इसके पास, v वेलोसिटी है। और इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान ली कितनी रेडियस पे घूम रहा है भाई, r रेडियस है। तो r रेडियस v वेलोसिटी से यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहा है। और यहाँ पर हमें निकालना है कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, m की वैल्यू कितनी रही होगी, ये हमें चाहिए। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, m किसके बराबर होता है, I इंटू ए। देखो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास चार्ज है, चार्ज घूम रहा है। और चार्ज अगर घूम रहा है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर क्या हो गया होगा, जनरेट हो गया होगा, चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है। तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ए में लिख सकता हूँ। और देखो I की वैल्यू कितनी होती है भाई, Q अपॉन टी। मेन फॉर्मूला तो हमारा ये है, इसी से मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो m इज इक्वल टू आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी लिख सकते हैं। t का मतलब यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा Q अपॉन टाइम पीरियड, यानी कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल T हो जाएगा। और Q क्या है, चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो, E अपॉन टी भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ये आ जाएगा E अपॉन टी। अच्छा, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला आपको पता होगा, T किसके बराबर होता है भाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा। तो I बराबर आएगा E अपॉन टाइम पीरियड की जगह आप लिख दोगे 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा जो है ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आपको कुछ मिलेगा। और फिर से अगेन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा आर। यानी ओमेगा किसके बराबर होता है, V अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन आर। तो I बराबर E, ओमेगा की जगह V अपॉन आर, और यहाँ पर क्या है, 2 पाई है। तो ये जो मैंने I की वैल्यू निकाली हुई है इसको मैं कहाँ पुट कर देता हूँ, m इज इक्वल टू आई ए में पुट कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा देखो, तो m बराबर आ जाएगा आई ए, और I की जगह हम लिख देंगे ई वी अपॉन 2 पाई इंटू आर। और एरिया जो होगा, एरिया की जगह कितना लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है ई वी आर अपॉन 2। तो कितना आ गया, ई वी आर अपॉन 2। तो ये हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो डायपोल निकल के आता है, डायपोल मोमेंट जो निकल के आता है वो फॉर्मूला आ जाएगा ई वी आर अपॉन 2। तो ये आपका अगला फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट का, याद रखना है, ई वी आर अपॉन 2। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी का मतलब इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आर का मतलब कितनी रेडियस पे मूव कर रहा है। तो यहाँ तक हम निकाल लेते हैं। निकाला कैसे है, बहुत सिंपल तरीके से, बस आपको फॉर्मूले अप्लाई करते जाने हैं। m कितना होता है, आई ए, आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी। टी यानी टाइम पीरियड अगर मैं लगा दूँ, टी कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया। ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, v अपॉन आर लिख सकते हैं। ओमेगा की जगह v अपॉन आर जैसे पुट किया तो तुरंत इस I की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। और a क्या है, एरिया, और एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। कुछ वैल्यूज़ कैंसिल होंगे और कैंसिल होते ही आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, यानी m कितना आ जाएगा, ई वी आर अपॉन 2। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है इसी को मैं फर्दर अगर आगे सॉल्व करूं तो देखो m इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2 आया है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई, स्मॉल m यानी मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तब देखना क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, उसे पूरा लिख रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम। एक तो आपने लीनियर मोमेंटम का पढ़ा होगा फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी के बराबर होता है।
तो P इज इक्वल टू जो mv होता है उसको अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है एंगुलर मोमेंटम, तो वो आ जाएगा mvr के बराबर। तो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट कर सकते हो या J से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है mvr, यानी अगर इसका फॉर्मूला mvr के बराबर है तो अगर आप यहाँ देखोगे ये m है, ये v है और ये क्या है भाई r है, तो mvr की जगह में क्या लिख सकता हूँ L लिख सकता हूँ, यानी ये आ जाएगा E/2m और ऊपर कितना आ जाएगा L आ जाएगा। यानी इसी को मैंने फर्दर मॉडिफाई करके क्या लिख दिया है m इज इक्वल टू E/2m, ऊपर क्या आ रहा है L आ रहा है। अगर इस L को भी इधर ले आए तो m/L बराबर आ रहा है E/2m के बराबर। कितना आ रहा है E/2m के बराबर। और आप देख सकते हो ये कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है। E की वैल्यू जानते हो फिक्स वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन का मास भी आप सभी जानते हो, तो ये कांस्टेंट के बराबर निकल के आती है। किसके बराबर आती है? कांस्टेंट के बराबर। और ये जो रेशियो आ रहा है देखो, m का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और L क्या है यहाँ पे भाई, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है किसके बराबर होता है भाई, m/L के बराबर, और ये E/2m के बराबर रेशियो निकल के आता है, जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू जो है निकल के आती है। ठीक है, इस वैल्यू को आप फर्दर कांस्टेंट वैल्यू जो आएगी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो, कैलकुलेट करके इसे निकाल लेना, E और 2m मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कितना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एकदम इस तरीके से लिख लेते हैं इसे। दूसरा देखो, और हम इसी वैल्यू को जो हम निकाले हुए हैं इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए भाई ध्यान से, हमने निकाला था कि m किसके बराबर होता है, EVR/2 होता है, ऊपर नीचे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने लिख दिया EL/2m, यानी m बराबर आया EL/2m, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। L का क्या मतलब होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। हाँ क्या ये वैल्यू जो निकाल रहे हैं हमें ये चाहिए। देखो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो आपसे सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि उसका बताइए आपको डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो डायपोल मोमेंट अगर पूछा जा रहा है केवल और केवल, तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो कि डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, उसका EVR/2 आ जाएगा। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बताना है कि उसका डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको क्या पूछा जाएगा कि m/L की वैल्यू E/2m होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर आ रही है। या सीधा सीधा ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा कि बताइए m/L जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए m/N का जो रेशियो होता है वो प्रूफ कीजिए कि कितना आता है, E/2m के बराबर आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके के डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे किस फॉर्म में पूछा जाएगा। हो सकता है केवल मोमेंट तक पूछा जाए तो वहीं तक ख़त्म कर देना है, आपको यहाँ तक आना ही नहीं है। अगर ये पूछा गया है कि प्रूफ करवाना है कि इनका रेशियो ये बराबर होता है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। या फिर क्या पूछा जा सकता है, वो हम तीसरी चीज़ पे चल रहे हैं। m हमने निकाला है कि m किसके बराबर होता है, EL/2m होता है। और यहाँ जो L आ रहा है, L क्या होता है भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि L कितना होता है, MVR के बराबर है। दूसरा फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है भाई एंगुलर मोमेंटम का, आपने कहीं पे कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ हो, कहीं भी पढ़ा हुआ हो है, आपने एक फॉर्मूला मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको याद आ जाए तो वो आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपने नील्स बोर का जो मॉडल था वो आपने पढ़ा होगा। तो बोर का जो मॉडल था उसमें उन्होंने 3 बातें बताई थी, और जो दूसरी बात, ये पहुँच गए बिल्कुल सही बात है, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया था बोर ने वो बताया था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। उन्होंने बताया था कि J किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था किसी इलेक्ट्रॉन के कारण, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। तो ये जो था मैंने पहले बताया था L से या J से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेनली फिजिक्स में तो हम एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर किससे करते हैं, J से करते हैं। तो L जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, NH/2π ये होता है। N का मतलब होता है
किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी सेल है, पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है, पांचवी है। H का मतलब होता है यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लांक्स कांस्टेंट। और 2 पाई तो आप सभी जानते ही हो, यानी लिख भी देता हूँ, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, कौन से सेल की बात हो रही है। और H जो होता है ये होता है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। और किसी बच्चे को याद है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को उठा के रख देता हूँ तो m बराबर मिलेगा E, और L की जगह कितना आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई, और पहले से क्या है यहाँ पे 2m है। 4n इज इक्वल टू 1। अगर मैं केवल और केवल पहली सेल के लिए निकालूं तो पहली सेल के लिए आएगा m इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m। और ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, m इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m, ध्यान से देखो यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कांस्टेंट वैल्यू होती है। H क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है। 4 पाई कांस्टेंट है ये। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये जो m होता है यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन, यानी EH अपॉन 4 पाई m के बराबर निकल के आ जाती है। तो यहाँ तक आपको पूछा जा सकता है। अगर केवल और केवल पूछा गया है आपको कि केवल और केवल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है तो m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2 तक है। रेशियो अगर पूछा गया है तो आप जो है सीधे सीधे EVR m करके यहाँ तक, यहाँ आगे जाके इसका इधर ले जाओगे तो रेशियो आ गया, सीधा यहाँ है। अगर रेशियो की जगह बोर मैग्नेटॉन पूछ लिया जाए कि बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप फिर कैसे करोगे, इस स्टेप के आगे ही क्या चले जाओगे भाई, L की जगह कितना पुट कर देंगे, NH अपॉन 2 पाई पुट कर देंगे, और वहाँ पर पहली शेल के लिए बोर मैग्नेटॉन डिफाइन होता है तो N की वैल्यू 1 पुट कर देना। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं और इन कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं देखो लिख ही देता हूँ यहाँ पे। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। H आप जानते हैं 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल इंटू सेकेंड, प्लांक्स कांस्टेंट होता है। और m जो है स्मॉल m, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 किलोग्राम। ठीक है भाई, इस तरीके से हम पूरे डेरिवेशन को कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगर आपको कोई भी मैग्नेट दी हुई हो, जैसे कि ये हमारे पास में मैग्नेट दे रखी है जो हम कल पढ़ रहे थे उसी के ऊपर है, बार मैग्नेट है। इसके दो पोल्स होंगे, एक तरफ साउथ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा भाई, नॉर्थ होगा। इसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, मान लेते हैं कितनी है -m, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, +m हो जाएगी। अगर इस मैग्नेट को, अच्छा इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी, लेंथ कितनी मान ली मैंने भाई, 2L इसकी लेंथ है। अगर इस मैग्नेट को इस तरीके से इसके परपेंडिकुलरली दो बराबर भागों में बांट दिया जाए, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, इसके परपेंडिकुलर मैंने डिवाइड किया हुआ है, तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताओ जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सेम रहेगा, क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा जाएगा। कि मैग्नेट था, डाइपोल बार मैग्नेट था, बीच में से हमने दो पार्ट्स कर दिए हैं काट के, तब क्या इफेक्ट आना चाहिए, स्ट्रेंथ बदलेगी या नहीं बदलेगी, जो पोल की स्ट्रेंथ होती है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी, या डाइपोल मोमेंट जो होगा वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो देखिए भाई, अगर मैं इस तरीके से बांट दूं, अच्छा मैं पहली कंडीशन में निकाल लेता हूं कि इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी रही होगी। तो इस कंडीशन में m बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल m, इनटू में सेपरेशन कितना है भाई, 2L, ये होता है फॉर्मूला। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये आ रहा है। अगर मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो ये दो मैग्नेट में बट चुका होगा। एक मैग्नेट मैंने यहाँ बना दिया और एक दूसरा मैग्नेट मैंने यहाँ बना दिया, दो मैग्नेट में बट चुका होगा। और इधर जो साउथ है उसके साइड में क्या आ जाएगा, नॉर्थ, और इधर जो नॉर्थ है उसके साइड में क्या आ जाएगा, साउथ। ये इधर माइनस। अच्छा अब मुझे बताओ, जैसे मैंने इक्वल इसे डिवाइड किया तो इसकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पोल की स्ट्रेंथ बदलेगी नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। पोल से तो हमने छेड़खानी की ही नहीं है, हमने तो बस बीच में से काट दिया है। तो बीच में से अगर आपने कट किया है तो पोल से, तो पोल जहाँ हैं जैसे हैं वो वैसे ही एज इट इज़ हैं, पोल से तो हमने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अभी -m, ये +m, ये -m और ये क्या रहेगा, +m।
फ़र्क पड़ेगा कि इनकी जो अलग अलग लेंथ है वो आधी आधी हो जाएगी। पहले जब 12 था ये L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। अब इनका अलग अलग अगर मैं निकालूँ, इसका अगर मैं m डैश निकालूँ तो स्मॉल m इंटू में बीच का सेपरेशन यानी ml आ जाएगा। इसका भी अगर मैं अलग से निकालूँ तो स्मॉल m इंटू क्या आ जाएगा, ml। टोटल अगर आपको निकालना है कि m टोटल यहाँ पर कितना आएगा, तो टोटल तो दोनों जुड़ जाएंगे भाई, और दोनों को अगर जोड़ दोगे तो ये कितने आ रहे हैं भाई, 2m इंटू एल, यानी टोटल तो अभी भी वही आ रहा है जो पहले वाला था, 2m इंटू एल, और 2m इंटू एल यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से बीच में से अगर कट कर रहे हो तो पोल की स्ट्रेंथ वही रहेगी, सेम रहती है, लेकिन डिस्टेंस के आधा होने की वजह से आधी आधी हो जाएगी, लेकिन जोड़ के देखोगे अगेन तो वही निकल के आएगा जो आपका पहले वाला था। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसको जो है, क्या हो गया ये, ठीक है, अगर इसको मैं बोलूं कि यहाँ पे हमने जो है इक्वली बीच में से कट कर दिया है, तब देखो किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस आएंगे। ये रहा मैग्नेट, ये क्या भाई साउथ, ये क्या है नॉर्थ, तो इधर -m स्ट्रेंथ है इसकी जो है, +m मैंने मान ली। अब मैंने बीच में से इक्वली इसके दो पार्ट जो है कर दिए हैं, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, 2l है। तो इस कंडीशन में अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू में क्या आ जाएगा, 2l, यही है। बीच में से जब दो पार्ट कर दिए हैं तो दो मैग्नेट बन गए होंगे हमारे पास में, ऐसे करके पतले पतले हो गए होंगे ये इस तरीके से, पहला और ये जो है दूसरा मैंने मान लिया है। ये साउथ होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लेंथ पहले थी वो लेंथ अभी भी है, लेंथ पे यहाँ पर इस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किस पे फ़र्क पड़ेगा भाई, स्ट्रेंथ पे, क्योंकि अब मैंने बीच में से कट किया है। तो स्ट्रेंथ जो पहले m हुआ करती थी अब कितनी हो जाएगी भाई, m/2, यानी ये वाले कितनी मिलेगी इधर, -m/2, ये कितनी हो जाएगी, +m/2, इधर ये -m/2 और ये कितनी हो जाएगी भाई, +m/2। अब आप अलग अलग निकाल सकते हो। इसकी अगर मैं निकालूं m डैश तो कितना आ जाएगा भाई, m की जगह कितना आ जाएगा, m/2 इंटू लेंथ कितनी आ जाएगी, 2l, तो कितना आ रहा है ये ml। सिमिलरली इसकी भी अगर आप निकालोगे तो इसकी भी कितनी आएगी, सेम ही आएगी, यानी m डैश कितना आ रहा है भाई, m इंटू एल आ रहा है। लेकिन अगर आप टोटल निकालोगे, m टोटल अगर निकालोगे तो टोटल में तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, ml प्लस ml, यानी कितनी आ जाएगी अभी भी भाई, m इंटू 2l के बराबर ही आएगा या 2ml के बराबर ही आएगा, टोटल वही आएगा। पर फ़र्क इतना है कि बीच में से कट करने पे लेंथ में फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इधर से कट करने पे, उसी के एक्सिस पे कट करने पे क्या होगा भाई, स्ट्रेंथ आधा हो जाएगा ये। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक मैग्नेट दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक मैग्नेट दिया हुआ है और मैग्नेट अगर दे रखा है तो मैग्नेट का जो सेंटर है वहाँ से हमने एक छोटा सा पार्ट मैग्नेट में से निकाल लिया है, और छोटा सा पार्ट अगर हमने मैग्नेट में से निकाल लिया है तो बताओ उसकी स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैग्नेट के बीच में से हमने छोटा सा मैग्नेट वहाँ से निकाल लिया तो स्ट्रेंथ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो आंसर होगा नहीं पड़ेगा। स्ट्रेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोल्स को आपने छेड़खानी नहीं की है। फ़र्क पता है किस पे पड़ जाएगा, अच्छा चलो मैंने निकाला, बीच में से छोटा सा पार्ट निकाल दिया तो स्ट्रेंथ पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायपोल मोमेंट पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसकी बात। डायपोल मोमेंट पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डायपोल मोमेंट पे पड़ जाएगा। बीच में से अगर आपने छोटा सा पार्ट अगर कट कर दिया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं लेंथ, इफेक्टिव लेंथ जो है क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, और इफेक्टिव लेंथ कम हो जाने का मतलब है कि डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हों उनके आप आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने यही लिखा हुआ है पूरा का पूरा कि अभी तो मैंने 2 बराबर भागों में बांटा था, अगर 2 से ज़्यादा यानी n बराबर भागों में बांट दिया जाए तो देखो, व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स पैरेलल टू इट्स एक्सिस, इस तरीके से n पार्ट्स में अगर कट कर दिया जाए तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी भाई, m/n, कितनी हो जाएगी, m/n। भाई 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 3 में बांटेंगे तो डिवाइड बाई 3, इसी तरीके से करते जाओगे। ये बंद कर देना फैन में। अगला है लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, जो पहले थी वो अभी भी जो है लेंथ रहेगी, इस पर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो कितनी हो जाएगी, n पार्ट्स में डिवाइड करने पे m/n हो जाएगा। अगर इस तरीके से कट किया जा रहा है, इस तरीके से अगर हम कट कर रहे हैं तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो m ही है अभी भी पोल स्ट्रेंथ तो, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2l जो लेंथ थी उसको हम l से डिवाइड कर देंगे,
और मैग्नेटिक मोमेंटम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, m/n हो जाएगा। तो ये आप लिख सकते हो अगर n पार्ट्स में आपने डिवाइड किया हुआ है पूरा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो क्या है, हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकाला था लास्ट क्लास के अंदर, और वो हमने निकाला था कि कैपिटल M किसके बराबर होता है, स्मॉल m × 2l। ठीक है, तो अगर ये दो मैग्नेट दे दिए हैं तो क्या होगा, नहीं बंद कर दो, बंद करो, बंद कर दो तो अब पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे गर्मी का। तो इधर अगर दो मैग्नेट इस तरीके से दे दी जाए, एक बार मैग्नेट ऐसे है एक ऐसे है, दोनों बार मैग्नेट किसी एंगल पे अगर रख दिए जाए, किसी एंगल पे अगर रख दिए जाए, तब हमें पूछा जाएगा कि नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आ रहा होगा, नेट वैल्यू पूछी जाएगी इस तरीके से रखने पे। तो देखो कैसे आएगा, तो देखो इधर जो है साउथ नॉर्थ, तो डायरेक्शन किधर होती है भाई, साउथ टू नॉर्थ, यानी m1 वेक्टर इधर आ जाएगा और m2 वेक्टर इधर आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। नेट अगर आपको निकालना है तो वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम कुछ नया दिमाग लगाने बैठ जाओ। आप मानोगे कि एक इधर आ गया डायपोल, एक इधर आ गया, m1 m2 दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो नेट आप सीधा सीधा निकाल दोगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो ab यहाँ पे क्या है, m1 और m2 है, तो सीधा सीधा लगा दोगे m1² + m2² + 2m1 m2 × में cos थीटा। तो यही है, बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। लेकिन ये देखो ध्यान से, ये कब है, जब साउथ और साउथ का साउथ से टच हो रहा हो, तो इधर से इधर डायरेक्शन, इधर से इधर डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं पोल्स किसी के चेंज कर दूं, ऐसे करके अगर आ जाए, इस तरीके से अगर आ जाए, देखो इसका तो साउथ नॉर्थ है, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर आ गई, इसका क्या कर दिया, साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, तो अब डायरेक्शन में m की क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि m की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है, और ये वाला एंगल कितना दिया हो, थीटा। तो पता है अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में आ जाएगा माइनस, ये m1 + m2² माइनस के 2m1 m2 × cos थीटा। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्चुअल में जो एंगल है ये वाला कितना बन जाएगा, 180 - थीटा। आप फॉर्मूला पुट करोगे तो cos 180 - थीटा आएगा, और cos 180 - थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी आप इतना सा ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में है इसका मतलब प्लस लगा देना है, और अपोजिट डायरेक्शन में है इसका मतलब क्या आ जाएगा, वहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, किस तरीके से आप निकालोगे पूरा का पूरा, ये तो कल ही पढ़ेंगे हम। फिर कुलाम्स लॉ जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही यहाँ पे भी है। ठीक है।